Hello and good morning, children. We have completed the revision of our chapter Transfer of Heat, and I think you all have now understood. Those who might have not understood, they also have understood now, I think. And so today we will be starting our revision of the um chapter Heat and its Effects, ऊष्मा. ठीक है, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हीट क्या होती है. हीट एक प्रकार की ऊर्जा होती है. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ इस हीट को ऊर्जा भी कहते हैं, यानी कि जो ऊष्मा होती है वो एक तरह की ऊर्जा होती है. और ये अगर ये एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है एक फॉर्म की, तो ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो सकती है. यानी कि वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इसका ट्रांसफ़र हो सकता है. किसका? हीट एनर्जी का. ओके, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हो सकता है. और ये तभी पॉसिबल है मगर जब एक ऑब्जेक्ट का जो बॉडी टेम्परेचर है दूसरे ऑब्जेक्ट के बॉडी टेम्परेचर में दोनों के बीच में डिफरेंस हो. यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो उसकी बॉडी टेम्परेचर हाई होनी चाहिए, और जो सेकेंड वन है जिस पे हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र होके जाना है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए वो लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जाकर के हीट का ट्रांसफ़र होगा. तो द सेकेंड थिंग सेज कि इट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. अधिक ताप की ओर से कम ताप वाली ओर स्थानांतरण उसका होता है. ठीक है, और जब हम इसके ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि मैटर क्या होता है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं. मैटर क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस होता है. ठीक है, तो पदार्थ यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि ठोस द्रव और गैस, ये इसमें भी ऊष्मा काम करती है. मीन्स इसमें भी हीट जो होता है वो काम करता है. सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे कोई भी हो, इन सब चीज़ों में हीट इफ़ेक्ट करता है. कैसे इफ़ेक्ट करता है? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था. सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक ही चीज़ में समझ में आ जा रहे हैं कि जब आइस है, सपोज़ करिए, ठीक है, आइस क्या है? एक तरह का सॉलिड फॉर्म है. ठीक है, सॉलिड है, और किसका? वाटर का सॉलिड स्टेट है. तो आइस को जब हम हीट करेंगे तो आइस विल चेंज इनटू लिक्विड. ठीक है, अगेन व्हेन लिक्विड विल बी हीटेड इट विल चेंज इनटू गैस. ओके, और गैस तो गैस होती है. गैस तो गैस को जब और ज़्यादा हीट मिलेगी तो क्या होगा? वो और एकदम गायब हो जाएगी. ठीक है, this was a small example showing that heat causes expansion in matter like solid, liquid, gases. They expands upon heating. जब इनको हीट प्रोवाइड करी जाती है, सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस में, तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं. मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं. अब यहाँ पे आप एक डायग्राम आपको मैंने बना के दिखाया छोटा सा कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड. यानी कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है. ठीक है, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. तो सॉलिड में भी थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, मगर एक्सपेंशन कैसे होता है वो हम अभी आपको आगे बताते हैं. तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड के सब्सटेंस में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? जब अगर हीट जो होती है एक जगह से प्रोवाइड करी जा रही है किसी सॉलिड सब्सटेंस को, तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हीट प्रोवाइड करने पे उनके बीच में वाइब्रेशंस होते हैं. वो चाहे कोई भी हो, चाहे सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, गैसेस हो, जब इनको हीट प्रोवाइड करी जाएगी तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और यही वाइब्रेशन की वजह से वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं. और जब वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते मतलब टकरा जाते हैं. ठीक है, और फिर उन धीरे धीरे ऐसे करते करते उनमें हीट का ट्रांसफ़र होता है. तो सॉलिड्स में क्या होता है? ये जब हीट प्रोवाइड करी जा रही है तो इट्स द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग ओवर हियर.
and due to this vibration, because they are tightly compactly packed, because they are tightly and compact, so the molecules are trying to vibrate but they cannot vibrate. so जो इसकी हीट है वो, क्योंकि वो एकदम टाइटली जुड़े हुए हैं, पैक्ड हैं, तो उसकी हीट यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे करते करते पूरा ये जो सॉलिड सब्सटेंस है वो पूरा हीट उसमें प्रोवाइड हो जाती है। फिर लिक्विड है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को जब हीट किया जा रहा है तो वो वाइब्रेट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में भी वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं। तो अब हमें देखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड्स में एक्सपेंशन होता है, ठीक है। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स देकर के पिछली बार आपको बताया था कि वो 3 एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया था कि सॉलिड्स में एक्सपेंशन किस तरीके से होता है। आपको एग्जांपल दिया था मैंने रेलवे ट्रैक का, इलेक्ट्रिक पोल्स का और व्हील्स ऑफ अ बुलक कार्ट का। तो व्हील्स ऑफ अ बुलक कार्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि बुलक कार्ट की जो व्हील होती है उसका जो सेंटर होता है, ये सेंटर को बुलक कार्ट में फिक्स करने के लिए इसकी ये जो मेटल रिम है इसको पहले हीट किया जाता है, खूब ज़्यादा हीट किया जाता है। और जब इसको खूब ज़्यादा हीट किया जाता है तो दिस मेटल रिम एक्सपैंड्स इटसेल्फ, ठीक है। उसको हीट करने पे वो बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाती है, वो एक्सपैंड हो जाती है। तो जब वो एक्सपैंड हो जाती है तो इस व्हील को ले जा कर के बुलक कार्ट में फिक्स कर दिया जाता है। और जब ये मेटल रिम ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के बाद थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो उस पार्ट में फिक्स हो जाएगी जहाँ पर कि इसको फिक्स किया गया था। ओके, तो ये एक एग्जांपल था शोइंग द एक्सपेंशन इन सॉलिड इन द व्हील ऑफ द बुलक कार्ट। सेकेंड मैंने एग्जांपल आपको दिया था इलेक्ट्रिक वायर्स ऑन पोल्स। आई टोल्ड यू दैट ड्यूरिंग द समर सीजन स्पेशली द इलेक्ट्रिक पोल्स एवरी सबके घर में एवरी वन मस्ट हैव सीन, सबके घरों के आसपास इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोल्स, 2 इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में जो तार होते हैं वो गर्मी के मौसम में क्या होता है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो पोल्स सॉरी जो वायर्स होते हैं वो, क्योंकि सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, तो सॉलिड्स वो सन की रेज़ में हमेशा एक्सपोज रहते हैं, सन की रेज़ में हमेशा एक्सपोज रहते हैं। तो सन की रेज़ में एक्सपोज होने की वजह से इनको हीट जो मिल रही है वो हीट रिसीव करने की वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड होने लगते हैं। तो जब हीट अप होके उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, तो पूरा जो वायर है एक पोल से दूसरे पोल के बीच का, वो लगता है कि जैसे वो लूज़ हो गया है, जैसे हल्का सा लटक सा जाता है जिसको कहते हैं, वो लूज़ लगता है हमको, ठीक है, बेंट, हल्का सा बेंट सा हो जाता है। तो यही वजह है कि हमें वायर्स 2 पोल के बीच में झूले हुए दिखाई देते हैं, लूज़ दिखाई देते हैं। एंड ड्यूरिंग द विंटर टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो and the sun heat is not much effective at that time, मीन्स उसकी जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो इस वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं सॉलिड, इस वायर के जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो उस टाइम पे इतने अपार्ट नहीं होते हैं, मीन्स दूर दूर नहीं होते हैं, वो नज़दीक ही रहते हैं। तो वो जो समर सीज़न में हमें दिखाई देता है कि जो 2 पोल्स के बीच का जो तार है इट्स नॉट लूजन अप दैट मच एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। वो समर की सीज़न के कंपैरिजन वो तार जो है वो इतने लूज़, इतने झूले हुए नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि ठीक ठाक हमें नॉर्मल दिखाई देते हैं, ठीक है। देन थर्ड एग्जाम्पल दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ द रेलवे ट्रैक। आई टोल्ड यू इन द डायग्राम, आई शोड यू द डायग्राम ऑफ द रेलवे ट्रैक कि आपने सबने रेलवे ट्रैक तो देखा ही होगा। तो रेलवे ट्रैक्स के जो रेलवे की जो पटरियाँ बनाई जाती हैं, किनारे की जो पटरियाँ रहती हैं उसकी,
दे आर द मेटल बार्स, द टू मेटल बार्स आर जॉइंट टुगेदर। बहुत लंबे लंबे से मेटल बार्स होते हैं और दो मेटल बार्स को जोड़ करके रेलवे की पटरियों को बनाया जाता है। ओके, तो जो मेटल बार्स होते हैं, जब दो मेटल बार्स को फिक्स किया जाता है तो उनके बीच में थोड़ी सी हल्की सी गैपिंग रख दी जाती है। तो बिकॉज द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द सेम कि these railway tracks are exposed to the sun the whole day, and plus the second thing is that कि जब इसके ऊपर से जब ट्रेन्स गुज़रती हैं, जब ट्रेन्स इस रेलवे ट्रैक्स पर से होकर के जाती हैं तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। उसके रेलवे के जो ट्रेन के जो पहिए होते हैं, जो ट्रेन के जो व्हील्स होती हैं, वो इस पर से होकर के जाती हैं, तो उन दोनों के बीच में, मीन्स उसके व्हील के बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत स्पीड से जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उनके जाने में, तो उन दोनों चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से इनके बीच में, इस पर हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, बहुत बार आपने मूवी में भी देखा होगा कि एक ट्रेन अगर दौड़ रही है पटरियों पर तो उनके बीच में, उसके पहियों में से कभी कभी हल्की सी चिंगारी निकल जाती है। तो वो चिंगारी इसी वजह से दिखाई देती है क्योंकि जब स्पीड से ट्रेन चल के जा रही है रेलवे ट्रैक पर, तो उसके व्हील और इस मेटल बार के बीच में, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, एक घर्षण हो रहा है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जब सन की वजह से प्लस फ्रिक्शन की वजह से दोनों में हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, ये मेटल बार जो सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े थोड़े उनके बीच में एक्सपैंड होने की कोशिश करते हैं। तो जब एक्सपैंड होंगे तो उनको जगह चाहिए एक्सपैंड होने के लिए, तो वो अपने आप को एक्सपैंड होकर के एडजस्ट कर लेते हैं। अगर यहीं पे दो मेटल बार्स के बीच में अगर जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो ये मॉलिक्यूल्स तो एक्सपैंड होना चाहेंगे ही और वो एक्सपैंड होंगे भी, बट जब उनको जगह नहीं मिल पाएगी पूरी तरह से एक्सपैंड होने के लिए, तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच, मतलब जो रेलवे का जो ये जो मेटल बार्स हैं, इनके बीच में क्रैक्स हो जाएगा, और ये क्रैक्स फिर अगर कंटिन्यूअली बढ़ते चला जाएगा तो इट माइट cause an accident to the train. Okay, so these are the some examples showing the expansion in solids. I hope you all have understood. If you find anything that still you haven't understood, you can ask me in the comment section. Okay, thank you and have a good day now.